मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण से आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे हर एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से समास के विषय में। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समास किसे कहते हैं, समास के 6 भेद होते हैं या समास के 4 भेद होते हैं, इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले समास किसे कहते हैं। समास शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। जब हम 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना देते हैं, उसको संक्षिप्त कर देते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। समास के शाब्दिक अर्थ से हमारे मन में एक कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि संधि में भी हम शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, लेकिन संधि में और समास में अंतर है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखते हैं। समास का हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा में हम शब्दों का निर्माण मुख्य रूप से 3 विधियों द्वारा करते हैं। उपसर्ग की सहायता से हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, प्रत्यय की सहायता से हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, और तीसरा रूप है समास की सहायता से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग को हम किसी शब्द के आगे लगाकर एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। प्रत्यय को हम किसी शब्द के पीछे लगाकर एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से 2 शब्दों को जोड़कर भी हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिसे हम समास कहते हैं। यानी समास रचना में 2 शब्द परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं पर्ण जमा कुटी। पर्ण शब्द में हमने कुटी को जोड़ दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया और एक नया शब्द बन गया पर्ण कुटी। पर्ण का अर्थ होता है पत्ते, कुटी का अर्थ होता है कुटिया, यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया को हम कहते हैं पर्ण कुटी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है नेत्रहीन। यहाँ नेत्र और हीन दोनों अलग अलग शब्दों को परस्पर मिलाकर एक नया शब्द बना दिया गया है नेत्रहीन। नीलाकंठ, नीलाकंठ शब्द को जोड़कर हमने नीलकंठ बना दिया है। इस प्रकार से हिंदी व्याकरण में हम समास की सहायता से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। समास द्वारा शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में हमने देखा दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जब उन दोनों को मिला देते हैं तो नया शब्द बनता है, तो उसका भी अपना नया अर्थ होता है। यानी समास प्रक्रिया में 2 अलग अलग अर्थों वाले शब्दों का मेल किया जाता है और जो नया शब्द बनकर हमारे सामने आता है उसका अर्थ दोनों शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। ऊपर आप उदाहरण देख सकते हैं नेत्रहीन। नेत्र का अर्थ होता है आँख, हीन का अर्थ होता है अभाव। दोनों शब्दों को जब हमने जोड़ा तो एक नया शब्द हमारे सामने बन गया नेत्रहीन, यानी कि वह व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं होती। समास रचना 2 शब्दों या 2 पदों के बीच में होती है। तो 2 पदों के बीच में होने की वजह से इन दोनों पदों को भी हमने एक विशेष नाम दिया है। जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है, जो दूसरा शब्द होता है, उसको हम उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से ही एक नया शब्द बनता है, और जो नया शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। ये तीनों ही शब्द समास के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनके विषय में हमें पता होना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर हमारे पास समस्त पद बनता है। देश और भक्त 2 शब्दों को मिलाकर हमने एक नया शब्द बना दिया देशभक्त। तो यहाँ पर पहला पद है, पूर्व पद है देश और उत्तर पद है भक्त। दोनों को मिलाने के बाद एक नए शब्द का निर्माण हो गया, जिसको हम समस्त पद कहते हैं देशभक्त। इसी प्रकार से नीला गगन, पूर्व पद नीला, उत्तर पद गगन और समस्त पद हमारा बन जाएगा नील गगन। राष्ट्र नायक, राष्ट्र नायक। नर नारी, नर नारी। तो इस प्रकार से हम पूर्व पद में उत्तर पद को मिला देते हैं, तो जो नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। यानी पेपर में हमारे पास 2 तरह से प्रश्न आ सकते हैं। या तो आपको समस्त पद दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इनको उत्तर पद और पूर्व पद में विभाजित कीजिए, यानी कि इनका विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। या फिर आपको पूर्व पद और उत्तर पद दे दिए जाएंगे और आपसे दोनों को जोड़कर समस्त पद और समास का नाम पूछा जाएगा। तो किसी भी प्रकार से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समास की परिभाषा, भिन्न अर्थ रखने वाले 2 शब्दों या पदों को, तो 2 शब्द और जो पद हैं उनके अलग अलग नाम अभी हमने पढ़े, पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से एक तीसरा शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, जिसको हम समस्त पद कहते हैं या फिर हम समास कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए और जो नया शब्द आएगा उनका अर्थ उन दोनों शब्दों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। इस प्रकार से एक नए शब्द का निर्माण हम समास की सहायता से कर सकते हैं।
पूर्व पद और उत्तर पद की सहायता से शब्द निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया को हम समास प्रक्रिया कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो समस्त पद बनता है, जब हम उसको बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं, दो पदों या शब्दों में बांट देते हैं, तो उसको हम इसकी विपरीत प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि समास विग्रह कहते हैं। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। समस्त पद में से दोनों पदों या शब्दों को जब हम अलग करते हैं तो साथ में बीच में हम कारक की विभक्ति चिन्ह जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास एक शब्द है डाक गाड़ी। डाक गाड़ी एक पूरा अपने आप में शब्द है जिसको हम समस्त पद कहते हैं। इसका विग्रह हमने किया तो इसको हमने इस तरह से विग्रह किया, डाक के लिए गाड़ी। तो डाक और गाड़ी शब्द के बीच में हमने के लिए विभक्ति चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से जब हम समस्त पद का समास विग्रह करेंगे तो शब्दों के बीच में विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह लगा देंगे ताकि जो हमारा विग्रह होगा उसका एक अर्थ स्पष्ट हो। यहाँ आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। यश प्राप्त, ये हमारा समस्त पद है, इसका विग्रह जब हम करेंगे तो यश को प्राप्त। इसी प्रकार से दोपहर, दो पहरों का समाहार। तो इस प्रकार से जब हम समास का विग्रह करेंगे तो इस प्रकार से विग्रह करेंगे ताकि दोनों के बीच में कुछ ऐसे शब्द लगा दिए जाएंगे अलग अलग शब्दों के बीच में ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो। अब इन विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कैसे करना है, इसके बारे में हमें समास के भेद जानने होंगे। समास के अलग अलग प्रकार हैं, उनके हिसाब से जब हम समास का विग्रह करेंगे तो वहाँ पर उसी समास के हिसाब से हम विभक्ति चिन्ह या विभक्ति पद लगाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा समास विग्रह प्रक्रिया के दौरान दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है क्योंकि विग्रह का अर्थ ही होता है अलग करना। और जब हम उन दोनों के बीच की विभक्ति चिन्हों को हटाकर एक शब्द बना देते हैं तो उसको हम समस्त पद कहते हैं। यानी सरल शब्दों में अगर हम कहें, दो शब्दों के बीच विभक्ति को हटाकर एक नए शब्द का रूप देना ही समास कहलाता है। शब्दों को संक्षिप्त करना, छोटा करना और सुंदर रूप में उनको प्रस्तुत करने की कला को ही हम समास कहते हैं। समास का मुख्य कार्य ये होता है कि भाषा की सुंदरता को बढ़ा दिया जाए। उदाहरण के लिए, मैंने बंबई में गगन को चूमने वाली इमारतें देखी। इस वाक्य में गगन को चूमने वाली, इन सभी शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्ह को हटाकर इससे एक नया शब्द हम बना देते हैं, गगनचुंबी। गगनचुंबी शब्द का प्रयोग करने से वाक्य में संक्षिप्तता और साथ में सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे अब हम अपने पहले वाले वाक्य को इस प्रकार लिख सकते हैं, मैंने बंबई में गगनचुंबी इमारतें देखी। इससे भाषा की सुंदरता बढ़ गई है और एक नए शब्द का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया है। अभी तक हमने समास के बारे में मुख्य बातें पढ़ी हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा करना। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और एक नए शब्द का जन्म होता है जिसे हम समस्त पद कहते हैं। साथ में समस्त पद का हम विग्रह भी कर सकते हैं, उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो बीच में कुछ कारक और विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। समास रचना करते समय मुख्य रूप से दो पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समास में सिर्फ और सिर्फ दो शब्दों के बीच में ही हम संक्षेपीकरण करते हैं। कभी कभी समास में तीन शब्द भी पाए जाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है दो ही शब्द होते हैं, तीन शब्द भी कभी कभी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर दो शब्दों और दो पदों के बीच में ही समास की प्रक्रिया को किया जाता है। जैसे तीन शब्दों वाला जो उदाहरण है वो हम देख सकते हैं। इस उदाहरण में हमने तीन शब्दों की सहायता से एक समस्त पद का निर्माण किया है, तन मन धन। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, तन और मन और धन। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर दो से ज़्यादा पदों का प्रयोग करके हम समस्त पद का निर्माण करते हैं। ज़्यादातर हमारी ये प्रक्रिया दो पदों के बीच में होती है, इसीलिए पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा शब्द याद आ रहा है जहाँ पर तीन पदों का प्रयोग करके एक नया समस्त पद बनाया गया हो, जैसे तन मन धन, यहाँ पर तीन पदों का प्रयोग किया गया है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। समास प्रक्रिया में कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने के बाद जो नया समस्त पद बनता है उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, कुछ बड़े बदलाव आ जाते हैं। उदाहरण के लिए काठ की पुतली। काठ की पुतली जो शब्द है उसमें जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो कठपुतली बन जाता है। काठ की जगह हम कठ लगा देते हैं, यानी कि हम काठ पुतली नहीं बोलेंगे, उसे हम विकार के कारण, उसके अर्थ की स्पष्टता के कारण कठपुतली बोलेंगे। इसी प्रकार से घोड़े का सवार, तो यहाँ पर घोड़ा सवार नहीं बोलेंगे, घुड़सवार बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी शब्द की स्पष्टता के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर समस्त पद में कुछ विकार उत्पन्न हो गए हैं, कुछ बदलाव कर दिए गए हैं।
अब हमें समास की परिभाषा स्पष्ट हो गई है। आपस में संबंध रखने वाले दो भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र, यहाँ पर का विभक्ति का लोप करने के बाद राजपुत्र एक नया शब्द बन गया है, समस्त पद बन गया है। समास में मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं होती है, समस्त पद यानी कि शब्दों का मेल करके नया शब्द बनाना, और समास विग्रह यानी कि समस्त पद को हम अलग अलग शब्दों में तोड़कर बीच में विभक्ति लगाकर समास विग्रह कर सकते हैं। जब हम समास में शब्दों के मेल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि कहीं संधि और समास में क्या अंतर है। तो आइए चर्चा करते हैं कि संधि और समास किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। संधि में भी हम शब्दों का मेल करते हैं, समास में भी हम शब्दों का मेल करते हैं, लेकिन दोनों का जो मेल का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। संधि और समास में किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं। संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि वर्णों के मेल को कहते हैं, जबकि समास शब्दों के मेल को कहते हैं। वर्ण और शब्द दोनों में अंतर है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, लेकिन जब वर्णों के मेल से हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो शब्द और वर्ण दोनों में अंतर है। वर्णों के मेल से संधि की रचना होती है और शब्दों के मेल से समास की रचना होती है। तो इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझना आवश्यक है। जब हम ये समझ जाएंगे कि वर्णों में विकार उत्पन्न होने से, वर्णों के मेल होने से संधि बनती है, तब समास और संधि के बीच का हमारा कन्फ्यूजन अपने आप ही दूर हो जाएगा। जहाँ शब्दों का मेल होगा वहाँ पर समास होगा, जहाँ पर वर्णों का मेल की बात की जाएगी वहाँ पर संधि होगी। उदाहरण के लिए राम अवतार में राम शब्द के अंतिम वर्ण अ और अवतार शब्द के पहले वर्ण अ और अ दोनों में विकार उत्पन्न हुआ, दोनों का मेल हुआ, दोनों वर्णों का मेल हुआ और एक नए शब्द का निर्माण हुआ, रामावतार। तो यहाँ पर हमारा संधि का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द है पाठशाला, पाठ और शाला। तो यहाँ पर दो शब्द पाठ और शाला दोनों शब्दों का मेल करने से एक नया शब्द का निर्माण हुआ, समस्त पद का निर्माण हुआ, पाठशाला। तो ये हमारा समास है। दूसरा बड़ा अंतर है, संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन भी होता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें परिवर्तन होकर बिल्कुल नया वर्ण बन जाता है, जबकि समास में प्राय ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए उत जमा ज्वल, यहाँ पर व्यंजन संधि है और यहाँ पर त वर्ण और ज वर्ण के मेल से एक नया शब्द उत्पन्न हो गया और साथ में जो वर्ण है उसमें भी परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर संधि है। समास में दो शब्दों का मेल होता है पर इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। समास में पदों के बीच में जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं, समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका विग्रह करते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम समस्त पद का निर्माण करते हैं तो विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे गुण और दोष, जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो और को हम हटा देंगे और हमारा समस्त पद में नया शब्द बनेगा गुण दोष। कुछ हम ऐसे शब्द भी देखते हैं जहाँ पर समास और संधि दोनों ही होते हैं। कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जन्म जमा अंध, तो यहाँ पर जन्मांध जब हम इसका परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर संधि भी है। जन्म से अंधा, जन्मांध, तो इसी शब्द में हमारा समास भी है। तो कई ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर संधि और समास दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। पीत अंबर, पीतांबर, ये संधि का भी उदाहरण है। पीत अंबर यानी पीले अंबर वाला, पीले अंबर हैं जिसके, भगवान श्री कृष्ण। तो ये उदाहरण हम समास में भी लेते हैं। इसी प्रकार से सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह, ये संधि का उदाहरण है और सत्य के लिए आग्रह, ये हमारा समास का उदाहरण भी बन जाता है। शस्त्र अस्त्र, शस्त्रास्त्र संधि है और शस्त्र और अस्त्र ये हमारा समास है। अब हमें संधि और समास में किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन या भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। मेल शब्द से हम कभी कभी जोड़ लेते हैं कि यहाँ भी एक नया शब्द बनता है, वहाँ भी एक नया शब्द बनता है, लेकिन शब्द बनने की प्रक्रिया दोनों में ही बिल्कुल अलग है। संधि में अलग प्रकार से शब्द का निर्माण होता है, समास में अलग प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी होते हैं जहाँ पर एक ही शब्द में संधि और समास दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। समास और संधि दोनों में ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नए शब्द का निर्माण करते हैं, लेकिन दोनों की जो प्रक्रिया है वो अलग है। संधि में दो अक्षरों को, वर्णों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। समास में हम शब्दों के बीच की विभक्ति को हटाकर समस्त पद का निर्माण करते हैं। संधि में समास नहीं होता है।
समास में संधि हो सकती है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समास के उदाहरण होते हैं लेकिन संधि के भी हो सकते हैं, लेकिन संधि के उदाहरणों में समास के उदाहरण नहीं मिलते हैं। संधि से बना शब्द छोटा होता है जबकि समास से बना शब्द प्राय बड़ा होता है। संधि निरर्थक शब्दों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, जबकि समास में हमारी कंडीशन होती है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अलग अर्थ वाले होने चाहिए, यानी कि सार्थक शब्द होने चाहिए। तो संधि में कभी कभी निरर्थक शब्दों को जोड़कर एक नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, लेकिन समास में दोनों ही शब्द हमारे सार्थक होने चाहिए। संधि केवल तत्सम शब्दों में प्रयोग की जाती है, लेकिन समास का प्रयोग हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज अनेक प्रकार के शब्दों में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना समास किसे कहते हैं, समास और संधि में क्या अंतर है, साथ ही समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं कि 6 भेद होते हैं, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम समास के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। समास के भेदों के बारे में, उनकी परिभाषा के बारे में, उनके उदाहरण के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।